वेलकम टू हिंदी क्लास। हम मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृतांत पढ़ रहे थे। पहला भाग हमने पढ़ लिया। अंतिम लाइन हमने पढ़ी थी कि कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हम पढ़ रहे थे कि सभी लोग सैंड हिल की तरफ गए थे सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए। मोहन राकेश भी वहां गए। अब आगे देखिए, हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह, जैसे कैनवस होता है पेंटिंग करने का, उस पर एक तरफ व्हाइट पेपर पे अगर काले धब्बे लगा दिए जाए एक साइड में, तो वो बिल्कुल अलग ही नजर आते हैं काले बिंदु सारे। तो उसी प्रकार ये मिशनरी युवतियां एक तरफ इस तरह नजर आ रही थी जैसे कैनवस पर एक तरफ कुछ बिंदु छिड़क दिए गए हैं। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु, मैं उनसे कुछ दूर एक रंगहीन, मिशनरी युवतियों को रंगों वाला कैनवस पर छिटके हुए बिंदु बताए हैं और स्वयं को रंगहीन बिंदु बताया है जो उस टोली से कुछ दूर खड़ा है। मैं आया है यहाँ खुद के लिए। ज्यादा देर अपनी इस जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल के सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया और आगे की तरफ का दृश्य देखने के लिए लेखक आगे की ओर चला गया, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता, क्योंकि सारी की सारी टोलियां सैंड हिल पर ही स्थिर रही और मोहन राकेश आगे बढ़ गया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जब हमें दूर से दिखाई देता है तो जैसे हम आसमान को देखते हैं, थोड़ा यहाँ से देखते हैं तो आसमान झुका हुआ नजर आता है, हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमें आकाश और आगे झुका हुआ नजर आता है। तो उसी प्रकार लेखक के साथ हुआ। लेखक ने वहां सैंड हिल से देखा तो एक टीला नजर आया। लेखक उस टीले पर पहुंचा तो उस टीले से आगे एक और टीला नजर आया। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद कई टीले पार कर लिए। इस तरह लेखक को वो आखिरी टीला देखना था जिसको देखने की चाह में वो एक के बाद टीला देखने के लिए आगे बढ़ता चला गया। टांगे थक गई थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। पश्चिमी क्षितिज जहां आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, तो क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वे खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे दिया। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वे टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। वो एक के बाद एक टीला पार करता गया। लास्ट में वो टीला आया जहां से उसे लग रहा था कि शायद ये टीला समुद्र में उतरने का रास्ता हो। अब सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। सूर्यास्त हो रहा था तो डूबने ही वाला था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर, यानी उसने जो प्रयत्न किया था अंतिम टीले तक पहुंचने का, उससे वो संतुष्ट था और वहां जाकर टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो। यानी वो टीला पर ऐसे जाके बैठा कि उसे लगा कि वह संसार की सबसे ऊंची चोटी, और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। सर होता है विजिट करना, कहते हैं ना, आज एवरेस्ट फतेह किया, आज एवरेस्ट जीत लिया, यानी विजिट किया। यानी उसे लगा कि सब लोग तो वहां रह गए, उसने अकेले ने ही इस टीले पर आकर इस टीले को विजिट किया है। पीछे दाई तरफ कुछ हट हट कर उगे नारियलों का झुरमुट नजर आ रहा था। प्रश्न आएगा कि किस
किस वृक्ष का झुरमुट नजर आ रहा था लेखक को? तो नारियलों का झुरमुट। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर की ओर उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वह टहनियां ऐसी लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी। इस लाइन को समझें, उन्मुक्त रति क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें, यानी जो झुरमुट नारियलों का नजर आ रहा तो वो युवतियों के उनकी सुंदरता के समान बताया गया है। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। रेत उस पानी से और उस सूर्यास्त की किरणों से चमक रही थी। मैंने उस रेत पर दूर तक अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा उस जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो, कि उस रेत पर कोई आया नहीं हो और वो पहली बार आया है, इसलिए उसके पहले कदम ही उस रेत पर पड़े हों। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, एक डर, हल्का सा डर भी लगा और हल्की उदासी फिर गिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह को छू गया। यहाँ देखो व्यंग्य उक्ति, यानी यहाँ पर सीधी बात ना कहकर व्यंजना से कही गई है कि सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, यानी सूर्यास्त हो रहा है। पानी पर दूर ही दूर सोना ही सोना ढुलाया। यहाँ पर प्रश्न बनता है, दूर ही दूर सोना ही सोना ढुलाया कैसे? सोना यहाँ कहा गया, देखो किसको, कि वह, यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्यास्त का जो है वो वर्णन करो। यहाँ तो पर्व रंग इतनी जल्दी बदल रहा था, किन रंगों में, पानी किन रंगों में परिवर्तित हुआ, यहाँ प्रश्न बनता है। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण में उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले, ये विशेष लाइनें हैं, कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था, सोना बह रहा था, सूर्य की किरणें, स्वर्णिम किरणें पानी पर गिर रही थी तो सोने जैसी लग रही थी। अब वहां लहू बहता नजर आया। अब वहां लहू बहता यानी ये सूर्य और डूब गया तो वहां पानी पर उसका रंग लाल नजर आने लगा। जहां पहले स्वर्णिम था उसके बाद लहू हुआ, लाल हो गया, और कुछ और क्षण बीतने पर लहू भी धीरे धीरे बैंगनी, बैंगनी यानी बैंगनी, तो और धीरे 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 बैंगनी रंग का नजर आने लगा और बैंगनी होते होते काला पड़ गया। तो सूर्यास्त होते समय सूर्य ने किस तरह रंग बदला, पहले स्वर्णिम हुआ, फिर लहू बहता नजर आया, लाल रंग में बदला, फिर धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया, अर्थात पूर्णतया सूर्यास्त हो गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देखा। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर बैठी थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर शाही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट शाह पड़कर, शाह यानी काले पड़कर सूर्यास्त हो गया, तो जैसे लगातार सिर धुन रहे हो, सिर धुनना यानी अपने आप को कोसना रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भीजता खोलता कभी उस तरफ से कभी समुद्र को देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौट कर भी जाना है, यानी वो टीले को देखने की चाह में ये भूल गया कि अंधेरा हो चुका है। हाँ, वो आया है, वहां से उसे वापस लौटकर घर भी जाना है। इस ख्याल से शरीर में कंपकंपी भर गई और वहां अकेला था। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, यहाँ शाही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आए। अब अंधेरा हो गया तो धुंधला नजर आ रहा था। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग करना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच शाहे पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार कर सकूंगा। अब उसके मन में धीरे 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 अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, क्या अंधेरा इतना हो गया और ज्यादा होने तक क्या मैं वापस जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में भटकता रह जाऊंगा। जिस रास्ते से भी आया था टीलों को पार करता करता रेत के, उसे लगा कि मैं वहीं खो जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं, और तट का रास्ता निश्चित रूप से कैंप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। तट पर फिसल कर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था रेत की तट की जो रेत थी इतनी सुहावनी थी कि वह कुछ क्षण इस बात को भूल गया।
यूं पहले ही समुद्र तट पर कई रंगों की रेत को देखा है, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी नहीं रेत में देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे जिसे कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता, एक एक इंच पर दूसरे दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों में झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी जगह से अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते हैं वे वहां सारे थे। मैंने अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की रेत थोड़ी थोड़ी पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। ये सोचकर कि फिर किसी दिन आकर रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। अब समुद्र में पानी कम होती जा रही थी। एक मेरे पैरों को भिगो गई और सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। जब लहरें बढ़ रही थी पैरों में लगी तो अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वे स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठ रही थी कि उस रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करना बेकार था। मतलब अब उसे खतरा नजर आने लगा। पैरों के नीचे से ले लिया। इसी लहर से बचकर एक तरफ दौड़ा। सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की सी खरोंच आई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वे अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा कि मेरे साथ एक मजाक हुआ हो। चट्टान की उस तरफ तट का खुला फैलाव था। जब वो वहां चढ़ा तो उसे लगा सामने रास्ता नजर आया। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन में डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान के नीचे कूद गया।